नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कहानी संसार में। लीजिए सुनिए गुरमुख सिंह मुसाफिर की लिखी कहानी बागी की बेटी। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। किशन सिंह ने पुलिस को देखते ही कह तो दिया, लो खालसा तैयार वर तैयार है, लेकिन उसका चेहरा उसके दिल के डर को छिपा न पाया। यदि देर हो गई तो रात उन्हें थाने की हवालात में काटनी पड़ेगी। जेल और थाने के हवालात के अंतर से तो तुम परिचित ही हो। पुलिस इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर किशन सिंह ने कहा, मेरे लिए एक ही बात है, थानों की हवालातों में भी तो भरपूर पसलियां घिसाई हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब, किशन सिंह ने बीच में ही कहा, तुम्हारा अभिप्राय जल्दी से है ना, चलो मेरी ओर से कोई ढील नहीं। मुंह से तो किशन सिंह ने ये बातें कर दी, मगर उसका मन कहीं और था। यूँ प्रतीत होता है मानो उसकी कोई चीज़ खो गई हो। जेल जाने से पहले वह मिल जाए तो सही तसल्ली के साथ ही सफ़र में पड़ सकता है, इस ओर चल सकता है। सरन, किशन सिंह ने अपनी पत्नी को बुलाया। भराजी भरजाई तो मीटिंग में गई हुई हैं। अंदर से किशन सिंह की बहन बीरा वाली ने उत्तर दिया। इंस्पेक्टर के कान खड़े हो गए। किशन सिंह ने कहा, बीरा, लाज के बुखार वाला कागज़ तो ला। बीरा वाली ने कागज़ किशन सिंह के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, भरजाई जाते समय कह रही थी कि अभी 102 है, यदि बढ़ जाए तो बर्फ़ की पट्टी रखना। किशन सिंह पहली बार तो जेल जा नहीं रहा। इंस्पेक्टर उसके दृढ़ निश्चय से बखूबी परिचित है। इंस्पेक्टर को किशन सिंह की मामूली परेशानी का कारण भी अब मालूम हो गया है। मीटिंग का शब्द इंस्पेक्टर के कानों में कांच के टुकड़े सा बज उठा। साइकिल पर लात लगाते ही उसने अपने सिपाहियों को आंख के संकेत से कुछ समझाया और फिर किशन सिंह से कहा, सरदार जी, भले आराम से तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर सड़क के पार सामने कारखाने के बड़े दरवाजे से भीतर चला गया। बैठे सिपाहियों में से एक ने कहा, इंस्पेक्टर साहिब शायद कहीं टेलीफोन करने गए हैं। बीरा वाली की आंखों से स्रोत फूटने को ही था। किशन सिंह को कुछ गुस्सैली संकेत मुद्रा को पहचानकर वह लाज की खाट के पीछे पड़ी चौकी पर बैठ गई। किशन सिंह ने अपनी उंगलियों के साथ लाज के केसों बालों को ठीक करते हुए कहा, बेटी, अब तो तुम ठीक हो, आज तो बुखार कम है, कल शायद टूट जाए। यदि तुम्हें बुखार न होता तो अब तक मैं जेल जा चुका होता, साथी तो सभी जा चुके हैं। लाडो लाज ने मध्यम सी आवाज़ में कहा, पिताजी, मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ ना, जिसने आपके भले काम में रुकावट डाली है। नहीं मेरी लाज बेटी, तेरा इसमें क्या दोष है? बुखार कोई तुम्हारे हाथ की बात तो नहीं है। तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने का तो मेरा मन पहले भी नहीं, साहस ही नहीं। जिस दिन बम्बई में हमारे नेता पकड़े गए थे, उस दिन मैं उन्हें बधाई देने वाले प्रस्ताव पर 5-1 मिनट बोला था। फिर मैं तुम्हारी दवाई दारू में लगा रहा, कहीं बाजार जाने का समय ही नहीं मिला। वैसे भी पहले लीडरों को ही पकड़ेंगे, हमारी सेवकों की बारी बाद में आएगी। लेकिन हमें फ़र्क ही क्या पड़ता है, भले अभी पकड़ लें। किशन सिंह के मुंह से ये शब्द अभी निकले ही थे कि लाज ने साथ ही कह दिया, भले पकड़ लें। किशन सिंह अपनी इकलौती लाडली से जैसे जैसे बातें करता गया, उसका मन हल्का होता गया। अब वह बेसब्री से सरन कौर की प्रतीक्षा में था। बरामदे की ओर देखकर वह संतुष्ट हो जाता है कि इंस्पेक्टर भी अभी नहीं लौटा। पास बैठी बीरा वाली पहले तो आंखें भर आने के भय से नहीं बोलती थी, लेकिन अब उसे भी कुछ साहस सा हो गया। उसने कहा, लाज, यदि तेरे पिताजी पकड़ लिए गए तो तुम्हारी दवाई कौन करेगा? तू उदास तो न हो जाएगी? बुआ जी, दवा दारू के लिए मेरे पास माता जी हैं। बाकी जो उदासी की बात है, मैं तो इस बार ठीक होकर खुद जेल जाना चाहती हूँ। लाज की बात सुनकर बीरा वाली की अनियंत्रित हंसी निकल गई। लाज ने कहा, नहीं बुआ जी, हंसी की बात नहीं, अपने देश के लिए जेल जाना कोई बुरी बात तो नहीं, मैं इस बार ज़रूर जाऊंगी। लाज, तू तो अभी 12 साल की भी नहीं हुई। बुआ की बात सुनकर लाज ने कहा, पिताजी सुन लो बात बुआ जी की। जान पड़ता है बुआ जी कभी गुरुद्वारे नहीं गए, इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी। पिताजी, बुआ जी को बताना, साहिबजादों की उम्र कितनी थी भला? वे तो इस आयु में शहीद हो गए थे, मैं जेल भी नहीं जा सकती। बीरा वाली की बात ही क्या, अब तो किशन सिंह की आंखें भी अनियंत्रित हो गई। ये तसल्ली भरे खुशी के आंसू थे। किशन सिंह ने लाज के सिरहाने से चाबियां उठाई, सामान वाले कमरे में ही उसने कपड़े बदले और फिर लाज के पास आ गया।
लाज के इस प्रश्न पर कि पिताजी इस समय कपड़े क्यों बदल लिए, कहीं जा रहे हो, किशन सिंह का बड़ा काम आसान हो गया। किशन सिंह को अब यही चिंता थी कि अपने अभी गिरफ्तार होने की खबर बीमार लाज से वह किन शब्दों में कहे। बीरावाली की विशेष बेचैनी ने भी बहुत कुछ प्रकट कर दिया। किशन सिंह ने शब्दार्थ की पोथियां और नित्य नेम का गुटका लाज के कमरे में ही अलमारी में से निकालकर अपने छोटे बक्से में रख लिया। बरामदे में जूतों की पदचाप भरी। किशन सिंह ने ताप में सुलग रहे लाज के माथे को चूमा। मेरी लाज का भावपूर्ण शब्द उसके मुंह से निकला। उसकी आंखों में जमे मोती एक बार फिर पिघल पड़े। अनजान लाज ने खूब सियानी आवाज में कहा, पिताजी मेरी चिंता न करें। घर के गली वाले दरवाजे में से एक नौजवान भीतर आया और पुलिस की आंख बचाकर उसने किशन सिंह के कान में कोई बात की। युवक लौट गया। किशन सिंह के चेहरे पर फिर गहरी गंभीरता छा गई। इसी अवस्था में बीरावाली को लाज के संबंध में कुछ बातें समझाकर पुलिस के साथ तांगे में बैठ गया। शहर कोतवाली में टेलीफोन की घंटी बजते ही गार्ड को तैयार होने का हुक्म तो हो गया, लेकिन चलने का आदेश 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद मिला। छोटे बाजार के साथ लगती पुरानी हवेली पर ज्यों ही पुलिस ने घेरा डाला, हवेली के बाएं नुक्कड़ वाले कमरे के गली में खुलने वाले दरवाजे में से एक खद्दरपोश महिला दौड़कर बाहर आई। इसके हाथ में एक राष्ट्रीय झंडा और गात्रे वाली किरपाण थी। तुरंत इसके पीछे पीछे कौमी नारे लगाते खद्दर की साड़ी वाले अन्य भी अनेक महिलाएं निकल आईं। गली के द्वार पर खड़ा सिपाही देखता ही रह गया और ये बीवियां बाजार में पहुंच गई। भारत माता दी जय के नारों के साथ आसमान गूंजने लगा। थोड़ी ही देर में इतनी भीड़ हो गई कि छोटे बाजार का रास्ता ही बंद हो गया। कौमी झंडे वाली बीवी ने झंडा ऊपर उठाते हुए कहा, कौमी झंडा। उत्तर में लोगों ने कहा, सदा ऊंचा रहे। एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर झंडा छीनने की कोशिश की। झंडे वाली बीबी आगे बढ़ती जा रही थी। पुलिस वाले का हाथ गात्रे वाली किरपाण पर जा पड़ा। धू धड़ीस खींचतान में म्यान उतर गई और पुलिसकर्मी के हाथ पर खरोच उभर आई। थोड़ा खून भी बहने लगा। पुलिस ने हड़बड़ी में लाठीचार्ज किया। बहुत सी भीड़ बिखर भी गई, मगर झंडे वाली बीवी ने कौमी झंडे को दोनों हाथों में कसकर थाम लिया और एक दुकान के सामने तख्त पर धरना देकर बैठ गई। बाकी बीबियां भी जमीन पर बैठ गईं। भीड़ के बिखरने पर पुलिस गार्ड इंचार्ज ने पहले पूरे रौब से और फिर नरमाई के साथ झंडा लेने की कोशिश की, पर बीबी के गहरे विश्वास के सम्मुख उसकी एक नहीं चल पाई। बीबी ने कहा, यह झंडा हमारी जान के साथ ही जाएगा। आखिर बीवियों के पूरे जत्थे को गिरफ्तार करके तांगों में बिठा लिया। जेल के दरवाजे पर आकर फिर झंडे का झगड़ा शुरू हुआ। बीवियां कहती थीं कि हम जेल की बैरक पर लगाने के लिए कौमी झंडा अंदर साथ ले जाएंगी। यह झगड़ा हो ही रहा था कि किशन सिंह को भी लेकर पुलिस जेल द्वार तक आ गई। बीवियों के जत्थे में झंडा हाथ में थामे बैठी पत्नी सरन कौर को देखकर किशन सिंह को कोई हैरानी नहीं हुई। यूँ लगा कि पहले से ही किशन सिंह को इस घटना की खबर थी। किशन सिंह ने बीवियों को समझाया, तुम लोगों ने झंडे के प्रति अपना पर्याप्त विश्वास व्यक्त कर दिया है। छूट की हालत में तुमने इसकी बेअदबी नहीं होने दी। अब तुम कैद हो। यदि एक बार तूने बैरक पर झंडा लगा भी लिया तो जेल कर्मचारी तुम्हें बैरक के भीतर बंद करके झंडा फाड़ देंगे, इसलिए इसका कोई लाभ नहीं। आखिर फैसला ये हुआ कि झंडे को बाअदब कांग्रेस दफ्तर में पहुंचा दिया जाए। जेल में दाखिल होकर शरण कौर ने अपने पति से लाज के बारे में जानकारी ली, लेकिन कोई उत्तर सुनने से पहले ही जनाना बार्डर का द्वार खुलकर बंद हो गया। बड़ा घोर तप और माँ बाप की गिरफ्तारी से सब दुख और देश सेवा के लिए जेल यात्रा की प्रबल इच्छा जागृत हो उठी। लाज कुछ दिनों में ही चलने फिरने योग्य हो उठी। बुआ ने लाज की देखभाल में कोई कसर नहीं रखी। लाज को उठवाकर वह घर ले गई थी। बीरावाली के पति जमादार हुशकान सिंह को अपने साले और सलहज की गिरफ्तारी की खबर गाड़ी में ही किसी यात्री से मिली। जब वह घर छुट्टी पर आ रहा था, छावनी में कोई अखबार तो जाता नहीं था। हुशनाक सिंह का तांगा जब द्वार पर पहुंचा तो लाज दरवाजे में खड़ी थी। उसने पहले फूफा जी के आने की खबर बुआ को अंदर जाकर दी, फिर लौटकर तांगे में से उतर रहे फूफा के वह गले लग गई। बीरावाली ने पहले दरवाजे पर आकर अपने पति को सत श्री अकाल कहा, फिर तुरंत अंदर आकर शीशे के सामने अपने बाल बांधे, संवारे, ठीक किए, दुपट्टा बदला और भरपूर चाव में वापस आकर सामान संभालने लगी। लाज भी छोटी छोटी चीज़ें संभालने में अपने बुआ की मदद करने लगी।
पड़ोस में से सज्जन मित्र हुशनाक सिंह को पूछने खोजने आए। बीरावाली को चूल्हे पर चाय रखकर पड़ोसियों के लौट जाने पर अपने पति की कुशल क्षेम पूछने का मौका मिला। उसने चाय में मीठा मिलाते हुए पूछा, जी बल राजी बाजी रहे हो ना? अंगे तावल चंगे ही रहे हाँ, पर मालूम हुंदा ऐ तू बल रहिण नहीं देड़ा। बीरावाली को ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। वह अपने पति के चेहरे से उनके मन की अवस्था को तो पढ़ चुकी थी, लेकिन नाराजगी के कारण की पूरी समझ उसे अभी नहीं हुई थी। बीरावाली ने बात यहीं दबा दी। हुशनाक सिंह ने न नुच करते हुए चाय की प्याली ले ली। रात की रोटी तक बीरावाली ने कोई बात छेड़ने का मौका ही नहीं दिया। हुशकान सिंह ने भरे पिए ही 2 रोटियां नीचे हलक से उतारी। बीरावाली ने तो खाना ही क्या था। रात के कपड़े पहनकर हुशकान सिंह लेट गया। बीरावाली लाज को रोटी खिला, भांडे बर्तन संभालकर टांगे दबाने के बहाने अपने पति के पास खाट पर बैठ गई। 10-15 मिनट दोनों ओर खामोशी रही। हुशनाक सिंह ने करवट ली, यूँ उबासी ली मानो वह पहले सो गया था और अभी उसे बीरावाली के पास बैठी हुई होने का पता चला है। बीरावाली ने कहा, जी इधर मुँह तो करो, तू हानू ते जग रखड़ा भी नहीं आंदा। उड़ीक उड़ीक के साड़िया अखा भी पक गईला ने ते एह सीधे मुँह गल भी नहीं कर दे। छुट्टी कितनी मिली जे? हुशनाक सिंह ने पुनः करवट ली और आंखों पर हाथ टिकाकर कहने लगा, तुम अभी लंबी छुट्टी ही समझो, तुम्हें सुख पचता नहीं। अभी तरक्की के दिन थे, लेकिन तुम मुझे कुछ बनने नहीं दोगी। जी गल ते दसों। गल क्या बताऊं? मालूम नहीं कि आजकल लड़ाई के दिन हैं। किसी सैनिक के बागियों के साथ मेल जोल को सरकार पसंद नहीं करती। पहले तो सरकार को पता ही नहीं लगने देना चाहिए कि कोई बागी यानी क्रांतिकारी हमारे संबंधी भी हैं। यदि पता चल ही जाए तो हम कह सकते हैं कि वे हमारे कहने से बाहर से हैं, लेकिन तूने यह बला जानबूझकर क्यों अपने गले डाल ली? बागी की बेटी को घर रखना तू जानती नहीं कितना बड़ा जुर्म है। अपने पति की बात सुनकर बीरावाली को कपकपी सी आ गई। उसे यह ख्याल भी नहीं था कि लाज को इस अवस्था में यहाँ लाना उसके पति के लिए इतना ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। उसकी जान पसीना छोड़ने लगी। हुशनाक सिंह ने पुनः दांत पीसते हुए कहा, तुम इस लड़की को मेरे घर में क्यों लाई? बीरावाली भरे मन से पूरी व्यथा यूँ कह सुनाई ज्यों कोई पुजारिन देवी से किसी मनौती का तरला ले रही हो। लेकिन तुरंत उसे अनुभव हुआ कि पतिदेव तो पत्थर की मूर्ति हैं। उसके मन में पति के छुट्टी आने की कितनी उमंगें थीं। उसके सारे अरमान बिखर कर उसकी आंखों के सामने परछाई से बनकर बुझ गए। पाए ताने लेटे ही उसने रात गुजार दी, आंसुओं के मूल्यवान मोतियों की सौगात, लेकिन पत्थर की प्रतिमा में कोई अनुभूति नहीं। पति ने बीरावाली को भी अपने अपराधी होने का संदेह सा डाल दिया। घबराया हुआ आदमी अपनी घबराहट के कारण को छिपाने के जो साधन उपयोग करता है, वे उसकी घबराहट को ज़्यादा अभिव्यक्त ही करते हैं। सज्जनों मित्रों तक बात पहुंच गई। सयानों की दलीलें मिसालें हुशनाक सिंह को कायल न करवा सकी कि तुम्हारे साले और सलहज की जिम्मेदारी किसी तरह भी तुम पर नहीं आती। लाज को अपने पास रखना वह अपनी सब आशाओं की समाप्ति का प्रमाण परवाना समझता था। अधिक नहीं तो सूबेदार मेजर तो वह इसी जंग में हो जाता। लाज के कानों तक कोई न कोई बात पहुंचती ही रही। छुट्टी पूरी हो गई। हुशनाक सिंह ने तांगा दरवाजे पर ला खड़ा किया। बीरावाली को बांह से खींचकर तांगे में बिठाया और मकान की चाबियां जेब में डाल ली। दरवाजे में लड़कियों संग खेलती लाज तांगे में बैठी बुआ की ओर तथा बुआ आंसू भरी आंखों के साथ लाज की तरफ देख रही थी। तांगा नज़र से ओझल हो गया। भराजी लाज दा की बढ़िया बीरा, असी ता तेरे पास अमानत छड्ड आए सा। मुलाकात करवाने वाले अधिकारी ने समय समाप्त होने की घंटी बजाई। दोनों बहन भाई एक दूसरे को खामोशी में देखते हुए अलग हो गए। माँ बाप जाई के साथ यह अंतिम भेंट है। किशन सिंह को इस बात का क्या पता था? जेलों में कैदियों का आना जाना लगा रहता है। किशन सिंह को यह तो पता चल चुका है कि शव अब लाहौर के टीबी हॉस्पिटल में है, लेकिन बीरावाली उससे भी कठोर कैद में है। किशन सिंह को यह बात किसी ने नहीं बताई थी। छावनी में तो पंछी पंख नहीं खोल सकता था। बागी भरा भरजाई और क्रांतिकारियों की बेटी के बारे में बीरावाली को कौन खबर देता? बीरावाली जेल तक मुलाकात के लिए कैसे पहुंच गई, इस भेद का आज तक किसी को पता नहीं चल सका। उसने अपनी जान खतरे में डाली। अपने पति हुशनाक सिंह से यह भेद छिपाने में उसे सफलता मिली, लेकिन भराजी की अमानत में मजबूरी खयानात हो जाने का सदमा वह नहीं सह पाई। हुशनाक सिंह ने असल रोग की ओर ध्यान नहीं दिया। दवाएं फिर क्या संवारती।
सरन कौर की कैद पूरी हो गई। बीरावाली ने अमानत में खयानत की दोषधारी होकर भरजाई के सामने पेश होने से पहले ही सदा के लिए रिहाई प्राप्त कर ली। सरन कौर सीधी अस्पताल में पहुंची। बड़ा दरवाज़ा बंद था। दरबान में कहा, यह अब मरीजों के आराम का समय है, इस समय अंदर जाना मना है। दरवाजे के बाएं नुक्कड़ में भंगियों का घर था। नेगानी अपरिचित खद्दर पोश जनानी को देखकर जमादारिन पास आ गई। उसने पूछा, आपने किससे मिलना है? सरन कौर चाहती ही थी कि उस पर कोई सवाल करे। उसने कहा, मेरी बेटी यहाँ बीमार है, लाज। जमादारिन ने वार्ड और कमरे का नंबर पूछा और साथ ही कहा, हमने तो इस नाम की कोई बीमार नहीं सुनी। मैं प्रतिदिन हर एक वार्ड में सफाई के लिए जाती हूँ। सरन कौर ने कहा, मुझे वार्ड का तो पता नहीं, न कमरे का नंबर ही मालूम है। सुना है मेरी लाज इस अस्पताल में है। सुना है आपने उसे यहाँ दाखिल नहीं करवाया था? जमादारिन ने हैरान होकर पूछा। नहीं, हम जेल में थे, पीछे वह बीमार हो गई। ओह, बागी की बेटी होगी। जेल का नाम सुनकर जमादारिन ने कहा, यहाँ उसे लाज नाम से कोई नहीं जानता। पतली गोरी सी 12-13 साल की छोकरी है, बहुत मीठी बातें करती हैं। उसकी बातें सुनकर कभी हंसी आ जाती है तो कभी रोना। वह अपनी बुआ के पास थी। सरन कौर ने हाँ में सिर हिलाया, स्वीकारोक्ति दी। बस वही है। जब वह पहले यहाँ आई तो उसने किसी लड़की से पूछा, बागी किसे कहते हैं? और फिर खुद ही बताया, मेरा फूफा मेरी बुआ से कहता था, तुम बागियों को घी घर पर क्यों लाई हो? उसी दिन से उसका नाम बागी की बेटी हो गया। जब भी डॉक्टर आता है तो वह कहती है, मुझे मेरे माता पिता के पास जेल में ले चलो। डॉक्टर हंस देता है। जमादारिन की बात को सरन कौर बुत्त बनी सुनती रही। जमादारिन ने पूछा, सरदार जी नहीं आए? उनकी कैद अभी आधी भी नहीं गुजरी, उन्हें 3 साल की कैद मिली थी। सरन कौर की बात सुनकर जमादारिन ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटी बहुत सयानी है। बताती है, मेरा फूफा बुआ को लेकर चला गया। मैं बाहर दरवाजे पर दहलीज पे बैठी ही सो गई। सर्दी के कारण मुझे बुखार हो गया। फिर मेरे पिताजी का एक दोस्त मुझे अपने घर ले गया। जब मैं बहुत बीमार हो गई तो वे यहाँ छोड़ गए। मैंने बहुत कहा, मुझे जेल ले चलो, लेकिन वे नहीं ले जा पाए। इतनी बात सुनाकर जमादारिन ने कहा, अब तो बस वह आपकी ही प्रतीक्षा में है। जमादारिन के आखिरी वाक्य का भाव सरन कौर समझ गई थी। लाज के कमरे में पहुंचने तक उसके आंसू बह चुके थे। अपनी माँ को देखकर लाज की आंखें खुली की खुली रह गईं। सुबह के दीपक की यह आखिरी झलक थी। तो दोस्तों, ये थी गुरमुख सिंह मुसाफिर की देशभक्ति कहानी, बागी की बेटी। कहानी बहुत ही मार्मिक थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।